ठीक है, सब सेटल है। ओके मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका अभिनंदन है। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बाढ़ और बरसात के कारण बड़ी क्षति हुई है और क्षति जान की भी है और माल की भी है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब की बार की बरसात में जो बारिश का रुख देखने को मिला है यह अप्रत्याशित है। लगभग 170 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जो उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें प्रदेश के लोग भी हैं और प्रदेश के बाहर के लोग भी हैं। और इस बरसात के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है उस क्षति की पूर्ति करना बहुत ही कठिन भी है और जिसमें समय भी बहुत लगेगा, पैसा भी बहुत लगेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की ओर से हमने पहले दिन से ही बड़ा स्पष्ट किया कि इस संकट के क्षण में हमारा सहयोग पूरी तरह से सरकार को मिलेगा। सरकार काम करे और जहां मदद करने की आवश्यकता जिस रूप में हो पाएगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और उस दृष्टि से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमें आदेश दिए कि इस संकट के क्षण में सब जगह पार्टी का कैडर भी मदद करने में जुटे, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन के अतिरिक्त जो बाढ़ से प्रभावित परिवार हैं उनको राहत देने के लिए, मदद करने के लिए। और उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ उस कार्य को करने की कोशिश की है। सरकार की ओर से इस बरसात और बाढ़ के इस दौरान कुछ कदम उठाए गए, लेकिन इस बात को लेकर के भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमने कहा कि उसमें भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के बार बार यही सुनने को, देखने को मिल रहा है कि हम उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। यह आरोप बिल्कुल लगातार जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से हम पर, हमारी पार्टी के सब साथियों के ऊपर लगाने का प्रयत्न हुआ है और मैं समझता हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं बेसिक चीजों को लेकर के दो तीन चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। इस हिमाचल प्रदेश में मुझे भी 5 वर्ष बतौर मुख्यमंत्री काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और बरसात के दौरान बाढ़ के उस दौर में से भी हम गुजरे, कोविड का दौर था उसमें से भी हम गुजरे। मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे समय में सारी चीजों को लेकर के हम सरकार के माध्यम से इस बात को कहेंगे कि हम बेहतर कर रहे हैं, ये कभी संभव नहीं हो पाता है।
बेहतर करने का प्रयत्न जरूर होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्था, स्थापित व्यवस्था पहले से रही है, जिसको हमने 5 वर्ष तक चलाया, और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण जो दौर आते हैं एक कैलेंडर ईयर में। बरसात का दौर आता है, गर्मी का दौर आता है जिसमें सूखे से निपटना पड़ता है, बरसात से बाढ़ से निपटना पड़ता है, सर्दी का मौसम आता तो बर्फ से निपटना पड़ता है। सरकार के दौरान हमेशा एक कोशिश होती थी हमारी कि बरसात से पहले आकलन करके तैयारी की दृष्टि से हम बैठक करते थे, हाई लेवल बैठक करते थे स्टेट के स्तर पर, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते थे। इस बार बरसात में वेदर फोरकास्टिंग क्या रहने वाली है, क्या आकलन है, गर्मी के मौसम में सूखा पड़ने की संभावनाएं कहाँ ज़्यादा हैं, उसके लिए क्या तैयारी है, गर्मी के मौसम में बैठक करते थे। और सर्दी के बर्फ पड़ने से पहले भी हम बैठक करते थे कि जो हमारे स्नो बाउंड एरिया जो रहते हैं उन एरियाज में अगर बर्फ पड़ा तो उससे निपटने के लिए तैयारियां। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि अब की बार बरसात से पहले उस प्रकार की जो बैठक जो प्रदेश के स्तर पर होती है तैयारियों की दृष्टि से, वो बैठक का आयोजन ही नहीं हुआ। और मैं विपक्ष के नेता के रूप में यहां पर कह रहा हूं, लेकिन मेरा यह दायित्व तो बनता है, जहां कमी छूटी है उसको जाहिर करना, यह मेरा दायित्व तो बनता है। संकट के क्षण में हम इकट्ठा हैं, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस सारी चीज के लिए हमको जिम्मेदार ठहराने की जो कोशिश होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर इस प्रकार के संकट आता है तो उससे पहले उससे निपटने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। तो प्रश्न पहला पैदा होता है कि जब पहले ही मालूम पड़ रहा था इस बार मॉनसून एडवांस में है, इस बार मॉनसून एडवांस के साथ साथ में ज्यादा है, इस बार मॉनसून की बैठक जो पहले की जाती थी उस बैठक का आयोजन क्यों नहीं हो पाया। ये सरकार के स्तर पर एक बहुत बड़ी चूक, जिसको मैं कह सकता हूं कैजुअलनेस रही है। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि बैठक होती तो बाढ़ नहीं आती। मेरा कहने का मतलब हमारी प्रेपरेशन हमेशा उस तरह से होनी चाहिए थी। अब जाकर के जब लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं, बरसात के कारण उनका घर चला गया, लेकिन सरकार के पास उनको टेंट देने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि प्रोक्योरमेंट ही नहीं हुई है। जहां इमीडिएट जो रिलीफ पहुंचाने की जो आवश्यकता जिस प्रकार से है, वो सारी चीज की व्यवस्था उस प्रकार से वहां पर मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैं एक तो ये बात कहना चाहूंगा, हमें दोष देने से पहले कम से कम सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए कि उनकी ओर से तैयारियों की दृष्टि से क्या काम हुआ था, अगर नहीं हुआ था क्यों नहीं हुआ था। ये प्रश्न प्रदेश के नेतृत्व के समक्ष भी है और प्रदेश के अधिकारियों के समक्ष में भी है। उसके बाद आगे बढ़कर के मैं बात करता हूं, जैसे ये बरसात का ये दौर आया और संकट आया और उसके कारण जब तबाही का वो दौर शुरू हुआ पूरे प्रदेश भर में, विपक्ष की ओर से हमने तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, मदद की जरूरत है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का। हमने तीनों जगह बातचीत की। बातचीत करने के बाद मदद की शुरुआत हुई केंद्र की ओर से, और उसके पश्चात हमें यह भी लगा
कि बातचीत करने से सिर्फ यहाँ से संभव नहीं है, हमको स्थिति को अवगत करवाने के लिए दिल्ली जाकर के बात करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से हिमाचल के लोगों की उस पीड़ा को आदरणीय गृह मंत्री जी से साझा करने के लिए दिल्ली गया। दिल्ली उनसे बातचीत की, विस्तार से जानकारी दी और मदद की बात करी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी हमारा दिल्ली जाकर के मिलना हुआ, उनको भी जानकारी दी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने तुरंत जो है वो पहली किस्त जो है वो राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश को जारी की, 182 करोड़ रुपए की। और उसके पश्चात जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि मैं कल ही कोशिश करता हूं कि दूसरी किस्त भी जारी हो जाए। मैं और जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां से हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में दौरे के लिए निकले। मंडी में गए, कुल्लू में गए, मनाली गए और दूसरे दिन दूसरी किस्त भी केंद्र की ओर से जारी हुई। लगभग उतनी ही किस्त जितनी पहले दी थी, लगभग दोनों को मिलाएं तो लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से मदद के रूप में जारी किए गए। आमतौर पर जो रिलीफ की जो ये किस्त जो है वो जारी होती थी दिसंबर के महीने में, क्योंकि जो सेंट्रल टीम जो वहां से विजिट करने के लिए आती थी वो अपना असेसमेंट देती थी। उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर के महीने में ये किस्त जारी की जाती थी। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एनडीआरएफ की टीम्स, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और बहुत सारे लोगों की जान बचाई, चाहे वो चंद्रताल में फंसे थे, चाहे वो मनाली में फंसे थे, चाहे वो कुल्लू में फंसे थे, चाहे वो मंडी में फंसे थे। और उसके पश्चात बहुत खेद के साथ हमको ये जरूर कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, गृह मंत्री जी के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। जो मदद हिमाचल प्रदेश को तुरंत देने की जरूरत थी वो मदद पहुंचाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का बार बार इस बयान को देना कि कोई भी मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में, आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में, आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और केंद्र से जो एडवांस राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी करना 364 करोड़ के लगभग, उसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस प्रकार से कहना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश में तुरंत जो है जो टीम नवंबर के महीने में आमतौर पर आती थी, बरसात का, बाढ़ का जो नुकसान होता उसका जायजा लेने, उसका आकलन करने के लिए वो टीम तुरंत भेज करके हिमाचल प्रदेश में घूम करके जो है अपनी रिपोर्ट देने वाली है। जब इस प्रकार की बात आती तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हम कह सकते हैं कि राजनीति की शुरुआत इस संकट के क्षण में, इस त्रासदी के दौरान अगर शुरू हुई है तो वो सत्ता पक्ष की ओर से हुई है। और जब मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इनके जो छुट भैया नेता जो है नीचे भी इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ है इस बार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेट हाईवेज हैं, चाहे नेशनल हाईवेज हैं, चाहे 4 लेन्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। और उसमें जो रिलीफ की इन्होंने व्यवस्था की, उस सारी बात को लेकर के मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं
एक फौरी राहत का एक शब्द जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो फौरी राहत जो है, जो तुरंत जो है, जो प्रभावित परिवार होता है उनको दिया जाता है। और वो राशि थोड़ी होती है, वो राशि ज़्यादा नहीं होती है, 15,000 20,000 रुपये इस तरह से होती है। उसको कैश की शेप में देने की व्यवस्था रही है। लेकिन यहां पर फौरी राहत के बजाय जो है, वो जो पूरा जो पैसा जो है वो लोगों के हाथ में कैश की शेप में दिया जा रहा है। और कैश देने वाले कौन हैं? विधायक को समझ में आता है, कोई अधिकारी हो तो समझ में आता है, मंत्री हो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी फोटो खींच करके जो है वो कैश हाथ में लेकर के, जैसा कि वो अपने घर से उस पैसे को दे रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। विधायक का परिवार के सदस्य जाकर के इस प्रकार से वो पैसा बांट रहे हैं। यह आदमी हमारा कांग्रेस पार्टी का वर्कर है। नुकसान सबका हुआ, चाहे बीजेपी का, कांग्रेस का, किसी भी विचारधारा का, किसी भी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, उसका आकलन होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर भी भेदभाव हो रहा है। क्योंकि ये विपक्ष की भूमिका के दौरान, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास विपक्ष की जिम्मेवारी है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बात को जहां जहां रिलीफ बांटा गया है वहां लोग जाकर के, अगर आप में से मीडिया के लोग जाएंगे तो आप लोगों के बीच में उनसे बातचीत करेंगे जब, तो वो अपने आप ही बताएंगे कि किस तरह से भेदभाव हुआ है। बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं सारी चीज को लेकर के। और अभी भी हम उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमने फिर कहा कि हम भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन उसके बावजूद इस त्रासदी के दौरान हमारी मदद हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से फिर दिल्ली गया और मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी से मिला। मिलकर के हमने पूरी जानकारी उनको दी है हिमाचल के नुकसान की, और खास तौर से पर्टिकुलरली जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है, 4 लेन्स ये नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे, सारी जो जितने सड़कों का जिक्र है। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि जब मैंने उनसे निवेदन किया, जब अधिकारियों के बीच में बैठकर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने निवेदन किया उनसे कि हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी को देखने के लिए, इसका आकलन करने के लिए अगर आप व्यक्तिगत रूप से आ सकें तो मुझे लगता है कि वो बहुत उपयोगी होगा। जहां लोगों को भी मिलने का मौका मिलेगा और जहां आपको अपने आंखों से देख करके उस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या करना चाहिए, उस सारी चीज़ को लेकर के भी एक आपके वहाँ उस दौरे के दौरान जा कर के आसानी रहेगी चीज़ों को असेस करने की, चीज़ों को आगे प्लान करने की। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उसी वक्त अधिकारियों को आदेश दिए कि मेरा टूर प्रोग्राम बनाइए और हम वहाँ पर जाएंगे। 1 तारीख की डेट निर्धारित हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो 4 तारीख की बात कही। लेकिन अभी सुबह ही मेरा फिर से उनके कार्यालय से संपर्क हुआ है। अब 4 नहीं, 1 तारीख को ही नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली के फर्स्ट फेज में इस दौरे पर आएंगे। अगर उसके बाद उन्होंने कहा कि और जगह भी जाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हाउस चला है इस वक्त, तो उसके बाद आगे की भी बात सोचेंगे। पहले कुल्लू मनाली का जो 4 लेन का जो डैमेज हुआ है उसको पर्टिकुलरली वो देखना चाह रहे हैं। और कुल्लू मनाली का जो हमारा 4 लेन का जो डैमेज हुआ है, निश्चित रूप से वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर हम उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करने वाले थे। लोग पूरी तैयारियां उसकी चली हुई थी। मित्रों, कुल मिलाकर के मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं
कि हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान हमने ईमानदारी से कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश सरकार को जो उचित कदम वो उठा रहे हैं उसमें हम सहयोग दें, लेकिन विपक्ष की ये एक नैतिक जिम्मेवारी भी है कि अगर सरकार की ओर से कोई कोताही होती है, सरकार बार बार कोई गलत काम करती है, तो उसे रोकने की जिम्मेवारी भी हमारी, टोकने की जिम्मेवारी भी हमारी है। बहुत विचित्र लगा जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश में आर्मी के हेलीकॉप्टर को डिप्यूट किया गया, और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जब हेलीकॉप्टर डिप्यूट किए जाते हैं वो डेडिकेट किए जाते हैं स्पेसिफिक उस काम के लिए। और मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल उसमें घूमने निकल पड़ा। हमारे दौरान भी हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर की रिक्वेजिशन ली थी, हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर मांगे थे और काम पे लगे, लेकिन ना कोई मंत्री उसमें गया, ना ही मुख्यमंत्री गया। क्योंकि उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डेडिकेट किया जाता है। एक आदमी, चार आदमी, जहां भी जो लोग फंसे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा निकालने में आर्मी के जो जवान उसमें होते हैं वो काम कर सके। लेकिन यहां सेल्फी खींचते हुए मंत्री और सीपीएस उसमें देखे, उनके जो एडवाइजर उसमें दिखे। हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन जब सोशल मीडिया में उन लोगों ने सेल्फी खींच करके फोटो अपने आप डाल दिए तो जानकारी मिली। मैं समझता हूं ये बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया है। और मुझे बहुत विचित्र लगा कि उसके बावजूद भी एक नेता जो है उसको जस्टिफाई करने, हमने अपनी जान को जोखिम में डाल करके बोलता वो काम किया है। फिर किसने कहा था आपको? आगे सर्वेक्षण के लिए अगर जाते हैं तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री के साथ जाएं तो अपने हेलीकॉप्टर अलग से करें, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को जो एंगेज सिर्फ इसके लिए किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया है, उसको उसी काम के लिए डेडिकेट किया जाता है। उसमें इस तरह की चीजें नहीं होती है। लेकिन कहा, बड़ा विचित्र लगा, एक जगह तो कहा गया कि जब चंद्रताल में आर्मी के जवानों ने हाथ खड़े कर दिए तो हमने हिम्मत की बोलते। मैं समझता हूं ये आर्मी के प्रति बहुत बड़ी टिप्पणी है, दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। जिन आर्मी के जवानों ने उन लोगों को वहां से उठा करके हेलीकॉप्टर में बिठाया, बोर्ड करवाया और उसके बाद उनको सुरक्षित निकाल कर, श्रेय उनको जाता है। और यहां श्रेय लेने की बात, जैसे कि इनके सीपीएस और मंत्री जो है वहां पर जाकर के उनको उठा करके पीठ पे लेकर के जो है वो रेस्क्यू करके लाए। ये सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऊपर से यही कहा जाता है कि हमने इतनी तुरंत जो है हमने सारी कार्रवाई की है, और इस तरह से कार्रवाई की है कि हमने राहत राशि जो है 2 दिन के अंदर जो है वो पूरे प्रदेश में बांट दी। आप जाइए तो इलाके में जाइए जरा, अभी भी हिमाचल प्रदेश में अधिकांश पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हिमाचल की छोड़िए, मैं इस शिमला में हूं। शिमला के अंदर पानी का संकट बरसात के दौरान कभी नहीं होता था, लेकिन अब की बार बड़ी बरसात होने के बावजूद भी शिमला में पानी का संकट है। हमारी सरकार होती थी, एक दिन पानी बंद होता था, दूसरे दिन कांग्रेस के नेता बाल्टियां उठा करके यहां पर आ जाते थे धरना देने के लिए। और आज की परिस्थिति, कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा है। पेयजल योजना हिमाचल के अधिकांश जहां बाढ़ आई है, बरसात ज्यादा हुई है, वहां प्रभावित है। बिजली की आपूर्ति अभी तक बहुत सारे इलाकों में प्रभावित है, वो नहीं हो पाई है। सड़कें तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। एक तरफ से सेब का सीजन चल पड़ा, 80% सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की, जो पर्टिकुलरली जो जहां से एप्पल की क्रॉप हमारी मार्केट तक जानी है, वहां अभी तक खुली नहीं है, अवरुद्ध पड़ी है। और यहां पीठ थपित पाई जा रही है कि बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत ज्यादा हमने राहत कार्य में तेजी की है। और हिमाचल प्रदेश में
टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत सदमे में है आज की तारीख में। मुझे होटलियर्स मिले, उनका कहना है कि 4 महीने की बुकिंग जो बिल्कुल पैक चल रही थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन धर्मशाला, मनाली, शिमला, डलहौजी, सब जगह खत्म हो गई, रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। बहुत बड़ी क्षति है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उस दिशा में भी कदम उठाने की कोशिश करेंगे और जो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री को जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को, उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी करेंगे। मेरे स्पेसिफिक विषय तो आज का बाढ़ से प्रभावित इलाकों को लेकर के और उसमें जिस प्रकार से राजनीति करने की कोशिशें की जा रही है, मैं उन सारी चीजों को लेकर के यही कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से हुई है राजनीति करने की। बार बार ये कहना कि केंद्र की कोई मदद नहीं मिली, केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा है, और ये संभव नहीं है कि जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार अख्तियार किया है कि केंद्र की मदद मिलने के बाद भी केंद्र को गाली दे रहे हैं, केंद्र के खिलाफ बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण एक परिस्थिति है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक सजग और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने हिमाचल प्रदेश की लोगों की पीड़ा का वो पक्ष जो है केंद्र के समक्ष रखा है। चाहे वो गृह मंत्री जी के समक्ष रखा है, चाहे मैं रक्षा मंत्री जी से भी मिला, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, उनका व्यक्तिगत रूप से मैंने धन्यवाद किया कि आर्मी की जो मदद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली है उनका भी मैंने धन्यवाद किया। और उसके साथ साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से विशेष तौर से मैंने निवेदन किया कि जो पर्टिकुलरली जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और उस मदद की दृष्टि से आप व्यक्तिगत रूप से अगर हिमाचल प्रदेश में आ सकें, आकर के उस नुकसान का जायज़ा ले सकें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और उनने हमारे आग्रह पर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और 1 तारीख को जो आज की जो सुबह की हमारा कम्युनिकेशन हुआ है मंत्रालय के साथ, 1 तारीख को वो कुल्लू और मनाली में आ रहे हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर के मुझे इसी विषय में प्रमुख रूप से बोलना था। विषय बहुत सारे हैं आज के इस दौर में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य वो देखने को मिलता है जब सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सरकार, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम चारों तरफ। एक मंत्री कुछ कहते हैं, दूसरे मंत्री उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। चाहे वो सेब की बात है, चाहे वो आपदा के इस क्षण में जिस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी हैं, और जिसके कारण मैंने कहा कि एक मैस क्रिएट हो गया है, जिसको कह सकते हैं एक असमंजस की परिस्थिति, किसकी सुने किसकी ना सुने, किसकी माने किसकी ना माने। मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, अधिकारी कुछ। और इसके कारण सबसे बड़ी कठिनाई जो है, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको मदद नहीं मिल पा रही है, और जो मदद मिलनी चाहिए वो तुरंत मिलनी चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस बात को रिटेरेट करती है कि निश्चित रूप से हम इस आपदा के दौरान हिमाचल के लोगों के साथ हैं। सरकार अच्छा करेगी तो हम उनके साथ हैं, उनको भी मदद करने के लिए तैयार हैं और वो कर भी रहे हैं।
लेकिन सरकार राजनीति इसमें ना करे और जो सही मायने में जो प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुंचाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करें, उसमें भी कोई भेदभाव ना करें। जो बड़े स्तर पर जो सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, उसमें भी बड़े स्केल पर जो है भेदभाव दिख रहा है। ये आरोप आम जनता की ओर से हर जगह से जहां भी हम जा रहे हैं वहां सुनने को मिल रहे हैं और इसमें मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान देगी, ख्याल करेगी। मित्रों, मुझे आज के संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहना है। एक में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है उसके केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। हाटी का एक मामला था, वो हाटी का मामला जो है वो राज्यसभा में पारित होने के लिए इंतज़ार कर रहा था बिल, वो बिल पारित हुआ है। सभी 2,25,000 से ज़्यादा जो लोग लाभान्वित होंगे इस ट्राइबल के दर्जे के साथ, उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब समुदाय मिल करके वहां सौहार्दपूर्ण माहौल में रह करके काम करेंगे। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का। थैंक यू वेरी मच। सर, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं और अगर बात किया जिस तरह से टेस्टों के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं, डेट्स मिल रही हैं, किस तरह डिस्कशन क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा अलग से एक आपको डिटेल देंगे। ये सभी जगह से एक परिस्थिति आ रही है और पर्टिकुलरली एमआरआई के साथ सीटी स्कैन के लिए 3-3 महीने की डेट मिल रही है जो सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बहुत बड़ा जिक्र किया था मुख्यमंत्री जी ने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 8 महीने बीत गए, उसके बावजूद भी स्थिति हमारे सामने है किस प्रकार की जो लोग वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आप क्या मानते हैं कि केंद्र सरकार से इस त्रासदी के बीच कोई विशेष आर्थिक पैकेज? ये देखिए, ऐसा है कि केंद्र की ओर से जो टीम हिमाचल प्रदेश में आई है वो असेसमेंट कर रही है, वो रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद जो है वो कुछ चीज़ें अच्छी होने की संभावना है। मुझे लगता है कि अच्छा होने की संभावना का मतलब है केंद्र मदद कर ही रहा है और मदद की जो उम्मीद है उस पर हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से उसमें मदद होगी। आपने बोला कि इस पर अप्रत्याशित बारिश हुई है और राज्य सरकार का भी कहना है 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में 362 करोड़ की मदद केंद्र से आप पर्याप्त मानते हैं? नहीं, मैं देखिए, मदद की शुरुआत हो गई है और आमतौर पर क्या होता था कि बरसात के बाद नवंबर या दिसंबर के महीने में केंद्र की टीम जो बरसात में हुए नुकसान की असेसमेंट लेने के लिए आती थी, वो टीम अब जो है वो जुलाई के महीने में ही आ गई। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि इस केंद्र ने गंभीरता से लिया है। नुकसान हुआ है और उस नुकसान की मदद जल्दी करने की आवश्यकता है और इसलिए ज़्यादा करने की आवश्यकता है, इसलिए केंद्र ने अपनी ओर से प्रयास उस दिशा में किए हैं। सर, इसी बीच जो है कांगड़ा में एक बड़ा चिड़ियाघर बनाने को मंजूरी दी है केंद्र। तो किस तरह से देखते हो कि आपकी सरकार ने इस पर इनिशिएटिव लिया था? देखिए, इनिशिएटिव दो बार ठीक है, ये रूटीन की चीज़ है और मुझे लगता है कि सारी चीज़ को लेकर के आज की तारीख बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करना है। पहली प्राथमिकता ये है। चिड़ियाघर बाद में भी बन जाएगा और मुझे बहुत हैरानी भी हो रही थी कि मुख्यमंत्री जी इसी पर खुशी कर रहे थे, चिड़ियाघर मिल गया। यहाँ लोगों की ज़िंदगी संकट में पड़ी है तो वो चिड़ियाघर में बातें कर रहे हैं, चिड़ियाघर मिलने की बातें कर रहे हैं, बनाने की बातें कर रहे हैं। सर, दो छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के विषय में कहा है कि इतनी राजनीतिक हवस ये ठीक नहीं है। दूसरा सवाल ये कि पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि थुनाग में जो लकड़ियां आई हैं वो आपकी सरकार के समय में अवैध कटान हुआ है। आप इन दोनों पक्षों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कौल सिंह जी की मनस्थिति को हम समझ सकते हैं कि वो जिंदगी की उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां 2 बार हारने के बाद स्वाभाविक रूप से कोई भी आदमी सामान्य रूप से जो है वो विचलित होता है और वह भी अपने चेलों से ही हार जाना।
दोनों चेलों ने हराया, 2 चेले उनके बहुत नज़दीक थे, दोनों चेलों ने हराया उनको। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है और उस फ्रस्ट्रेशन के तहत वो कुछ भी कह रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आपने जिक्र कर ही लिया है, मेरी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री वहाँ गए थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में थुनाग में, वो रिपोर्ट के लिए उनने जांच के आदेश दिए, जांच की रिपोर्ट आ चुकी है जो मेरी जानकारी है। उस जांच में ये पाया गया है कि विशुद्ध आपदा की वजह से, सिर्फ प्राकृतिक प्रकोप की वजह से, भारी बरसात की वजह से ये डैमेज हुआ है। थिक फॉरेस्ट के 2 बड़े बड़े पोर्शन स्लाइड हुए जहां घना जंगल था, उसमें सैटेलाइट इमेजेस भी उन्होंने ली हैं जिसमें भी साफ हुआ है, और उसके पश्चात ड्रोन से भी शायद इमेजेस ली हैं, उससे भी बड़ा स्पष्ट हुआ है। और उसके बाद जो डैमेज हुई, जो पेड़ आए हैं, वो 9000 की हाइट से 6000 की हाइट के लगभग वहाँ पर जो है ऊपर से आए, और 5-6 वहाँ पर बड़ी योजना पानी की स्कीम में थी उस लेवल ऊपर हाइट से जाती हुई, वो सब की सब वहाँ पर जब क्षतिग्रस्त हो गई, पानी का बहुत बड़ा जो वहाँ पर एक वो जिसको जो आगे डक लग गया, उसके कारण वो लकड़ी बहुत तेज़ी से ऊपर से आई। और आपने इस बात को देखा होगा, अगर आप वीडियो देखें, अगर कोई डंप की होती तो आरे से काटी हुई लकड़ी होती, वो सारी की सारी लॉग्स टूटे हुए हैं, अलग अलग साइज में टूटे हुए हैं। और वहाँ इस बात को लेकर के लोगों ने जो रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ पर आए थे, एक एक आदमी के बयान दर्ज किए हैं। उस रिपोर्ट को अगर आप अध्ययन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, स्वतः ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उसमें कोई भी इलीगल फेलिंग नहीं हुई है, इलीगल कोई इस प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। और जो फॉरेस्ट की जो एक रोड थी, जिसकी जो वाइडल पाथ था पहले से, उसको थोड़ा और चौड़ा करने के लिए अप्रूवल यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ही मिली थी। और रोड्स एंड बिल्डिंग्स के जो उनके जो प्रोविज़न होते हैं, उसके लिए जो बजट प्रोविज़न्स होते हैं, और छोटा सा बजट उसमें दे करके उसका काम हुआ था। इसलिए अनावश्यक रूप से जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, उनको छुपाया नहीं जा सकता है। रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को आप मेहरबानी करके अध्ययन करें। और मुझे सचमुच में बहुत इस बात को लेकर के दुख होता है, कुछ मीडिया के लोगों ने सच्चाई जाने बिना अनावश्यक रूप से उसको इस तरह का तुल देने की कोशिश की, और जिसके कारण पूरे इलाके के लोग भी जो है वो बहुत आहत हुए हैं। आप जाकर के मनाली के आलू के ग्राउंड में देखें कितनी लकड़ी वहाँ पर आई है। आप जाकर के ब्यास नदी के किनारे जाकर के देखें कितनी लकड़ियाँ वहाँ पर, कितने पेड़ वहाँ पर पहुँचे हैं। आप एक जगह नहीं, अनेक जगह जहाँ भी इस प्रकार की परिस्थिति, जहाँ बाढ़ आई है, वहाँ इस प्रकार की परिस्थिति हुई है। और इसको राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों ने उठाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट उनके मुंह में तमाचा है, और उस बात को लेकर के वो अपने जो उन्हें बयान दिए हैं, जो बातें की हैं, जो राजनीति करने की कोशिश की है, चाहे वो कौल सिंह है, चाहे कुछ और छुट भैया नेता हैं कांग्रेस के, वो मुझे लगता है कि उनको सारी चीज़ को समझना चाहिए और समझ करके ही बात करनी चाहिए। दूसरा, विक्रमादित्य जी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना, कल बिट्टू वर्मा जी ने कह दिया कि तो वो कहीं की चीज़ कहीं उतार रहे हैं। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी ही पार्टी में, उनकी ही सरकार में मंत्रियों ने उनके बारे में टिप्पणी की है कि बचकाना हरकतें करते हैं। यूसीसी पर एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके बाद पलट गए, और इनकी एक बार पलटू राम होने की गाथा नहीं है, अनेक मुद्दों पर है वो। और फिर जब ऊपर से मुझे मालूम नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से अपनी वो पोस्ट भी डिलीट कर दी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बात कही, उन शब्दों का मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन भावना सभी व्यक्ति की होती है। बड़े परिवार में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन छोटे परिवार वालों का भी सम्मान होता है।
और स्वाभाविक रूप से किसी के सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाना और ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ये उचित नहीं होता है। संस्कार की भी कुछ बातें होती हैं। शिमला में दहशत है विस्फोट को लेकर, अभी तक स्थिति क्लियर नहीं कि विस्फोट हुआ किस वजह से। एनएसजी की टीम भी आ गई, आपकी केंद्र में सरकार भी है, आपको कोई क्लू है इसका कि ये विस्फोट किस वजह से है? देखिए, इस बात को लेकर के मैं कल हमको जो प्राइम अफसाई जो हमको जो इम्प्रेशन दिया गया था कि वहाँ पर गैस का सिलेंडर है और उसमें रिसाव हुआ, रिसाव के कारण जो है फिर बाद में कहीं इलेक्ट्रिक इसमें जो कांटेक्ट में आकर के उसमें स्पार्किंग से उसमें आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। लेकिन ये भी बात सत्य है कि हमको एकदम जो है कंक्लूजन पर जंप नहीं करना चाहिए। हमको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को इंतज़ार करना चाहिए। एनएसजी की जो टीम आई है, जो उन्होंने नए सिरे से सारे सैंपल लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट से जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मुझे ज़्यादा उस बारे में नहीं कहना है, लेकिन जो जिस तरह का जो ब्लास्ट हुआ है वो बहुत मैसिव है, उसका इम्पैक्ट भी मैसिव था साउंड के हिसाब से और डैमेज के हिसाब से। शुक्र है कि उस दिन उस वक्त वहाँ पर भीड़ कम थी। और उसी के साथ साथ में एक चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है कि मंदिर है, और मंदिर आजकल के इस मास में, श्रावण मास में शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। मैं स्वयं भी सोमवार को वहाँ पर दर्शन करने के लिए मैंने देखा, बहुत लंबी पंक्ति वहाँ पर लगी हुई थी, बहुत लंबी पंक्ति में लोग खड़े होकर के दर्शन करने के लिए वहाँ थे। तो ऐसी स्थिति में इस बात को कहा जा सकता है कि सारी चीज़ों को जो आजकल चीज़ें घटित हो रही हैं उन चीज़ों से मना नहीं किया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टीम अभी आई एनएसजी की, तो वो सारा जो है वो पूरा ठीक तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगी और रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीज़ों की स्पष्टता हो पाएगी। जब आप अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, आप एक शिकायत कर रहे थे कि कुछ पोस्टों के अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं थे। आपके बगल में करसोग के विधायक बैठे हैं, ये भी पिछले कल कह रहे थे कि इनमें भी कुछ पदों के अधिकारी हैं ही नहीं। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? नहीं, जो क्या है कि वहाँ कुछ अधिकारी नहीं थे और उस घटना को घटित होने के 6 दिन के बाद पहुँचे, और उनका कहना यह था कि छुट्टी पर गए थे, रास्ते बंद हो गए। अब इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बरसात के ऐसे इसके दौरान जो है वो मुझे लगता है कि अधिकारियों को रहना चाहिए जहाँ उनकी पोस्टिंग है। 6 दिनों के बाद पहुँचे वहाँ पर अधिकारी, मेरे जाने के बाद। जब मैं पहुँचा तो उसके बाद मैं पाँचों दिन तो मैं ही चौथे दिन तो मैं ही चला गया, तो उसके 2 दिन बाद पहुँचे। ठाकुर साहब, सरकार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पैसा आया है केंद्र से, वो पैसा आया है जो नॉर्मल रूटीन में आता था, वो आगे पीछे इस बार जल्दी आ गया। सरकार, भारत सरकार ने कोई अलग से हमें यहाँ पे कोई पैसा अभी तक रिलीज नहीं किया। नहीं, देखिए, एक बात तो ये कह रहे हैं, कितना कॉन्ट्राडिक्शन है मुख्यमंत्री के अपनी ही बातों में। एक तरफ से कहता कि अभी तक फूटी कौड़ी नहीं आई, ऐसे बोल रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड हुआ कि ढेला नहीं आया, ये भी बोला है उन्होंने। केंद्र से कोई मदद नहीं, ये भी रिकॉर्ड हुआ है आपके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार हुआ है। और एक तरफ से कह रहे हैं कि 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, लेकिन ये हमारा हिस्सा था। अरे हिस्सा था, कौन सा हिस्सा था? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं, जो इंस्टॉलमेंट जो हिमाचल प्रदेश को जो मिलती है केंद्र की ओर से, आमतौर पर वो दिसंबर के महीने में आती है। उसको तुरंत जारी करना, मदद की शुरुआत हो गई है। और उसके बाद जब टीम, हमने कहा कि बाकी उसके बाद हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में मैकेनिज्म है कि जहां भी इस प्रकार की त्रासदी होती है वहां पर सेंट्रल टीम जाती है, विजिट करती है, असेस करती है, उसके बाद रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट देने के बाद फिर पैसा जारी करती है। तो वो प्रोसेस शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि उसमें भी जल्दी सारी चीज़ें हो जानी। बाकी एनडीआरएफ की टीम आई कि नहीं आई, मुख्यमंत्री जी बोले। यहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर भेजे कि नहीं, आर्मी ने मदद की कि नहीं, उस बात को मुख्यमंत्री बोले। तो ऐसे सारी चीज़ों को लेकर के ऐसे कहते हैं ना कि कुछ भी मदद नहीं हुई, ये सचमुच में गैर जिम्मेदाराना
तरीका है। और होना तो ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री को, जहां मैं गया मैं दिल्ली जाता, मैं तो जा ही रहा हूं उस तरह से, लेकिन मुख्यमंत्री जा करके दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते, प्रधानमंत्री जी से मिलते, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते, नितिन गडकरी जी से मिलते, ये नैतिक दायित्व उनका था। लेकिन अभी तक उनने ज़रूरत महसूस नहीं की जाने की। सर क्या 1 तारीख को आप भी जाएंगे गडकरी जी के साथ? निश्चित रूप से जाएंगे, और हो सकता है मैं दिल्ली से ही उनके साथ आऊँ, क्योंकि मुझे 31 को मैं दिल्ली में बोला। दिल्ली से कि जो संगठन के लोग हैं उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही है सरकार में, और ये मुद्दा उन्होंने केंद्रीय अध्यक्ष के समक्ष उठाया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले स्पष्ट कहा है कि एक तरफ यहाँ पर त्रासदी है, और त्रासदी के बावजूद स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद भी हैं, वो अपनी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को मिल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिल रही है, और उनसे शिकायत कर रही हैं कि हमारी अनदेखी हो रही है, ना सुनी जा रही है, ना मानी जा रही है हमारी बातें। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोऑर्डिनेशन किस तरह का है। तभी कहा मैंने कि व्यवस्था परिवर्तन के दौर में अव्यवस्था का आलम है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सारे विषयों पर हमने बातचीत की। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसी पर ही ज़्यादा फोकस होकर के काम करेंगे।